हेलो स्टूडेंट। तो आज हम अपने चैप्टर राइज ऑफ नेशनलिज्म के लास्ट पार्ट में आ गए हैं, विजुअलाइजेशन ऑफ नेशन। इस विजुअलाइजेशन ऑफ नेशन में हम नेशन को किस तरह से विजुअलाइज किया गया, कैसे लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया, इसके बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। एक रूलर को पोर्ट्रेट करना, उसे का स्टैचू बनाना बहुत आसान काम था, क्योंकि रूलर एक पर्सन था जिसे लोग देखते थे और उसके प्रति अपने कर्तव्य, अपनी निष्ठा, ये सारी चीज़ों को प्रस्तुत किया करते थे। लेकिन नेशन का कोई चेहरा नहीं होता, राष्ट्र कभी दिखता नहीं है। ये ऐसी चीज़ है जिसे विजुलाइज करना बहुत ही मुश्किल काम था। तो स्टूडेंट, इस मुश्किल काम को 18th और 19th सेंचुरी के में आर्टिस्ट लोगों ने आसान बनाया। उन्होंने नेशन को पर्सन के रूप में दिखाया। ओके, तो एक कंट्री को किसी पर्सन की तरह दिखाना, यह काम, इस मुश्किल काम को उस समय के आर्टिस्ट लोगों ने किया। उन्होंने नेशन को एक फीमेल फिगर के रूप में पोर्ट्रेट किया। एक फीमेल फिगर के रूप में उन्होंने नेशन को दिखाया। ओके, यह फीमेल फिगर, इसका नाम चूज़ किया गया क्योंकि जो फीमेल है वो रिस्पेक्टफुली देखी जाए, और उस समय जो फीमेल की स्थिति थी वो उस यूरोप में उतनी अच्छी नहीं थी। तो आर्टिस्ट लोग ने ये मन बनाया कि फीमेल के रूप में नेशन को दिखाया जाए, ताकि लोगों के मन में उनके लिए अच्छी भावनाएं, इज्जत से उनको देखा जाए। और इसी कारण उन्होंने फीमेल फिगर को चूज़ किया। लेकिन ये फीमेल फिगर रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती। कोई भी साधारण दिखने वाली महिलाओं को उन्होंने फीमेल फिगर नहीं दिखाया। ये पूरी तरह से कोरी कल्पना थी जिसको उस समय के आर्टिस्ट लोगों ने प्रस्तुत किया। ठीक है, ये एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया के साथ बनाए जाने वाला पोर्ट्रेट था, जो फीमेल फिगर को नेशन के तौर पे लिबर्टी और इंडिपेंडेंस के तौर पे प्रस्तुत करता था। अगर आपको याद होगा, 9th क्लास में हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में भी ऐसे ही चीज़ों को फीमेल फिगर के तौर पे दिखाया था, जो लिबर्टी, जस्टिस और रिपब्लिक को दिखाती है। ओके, और इन सारी चीज़ों को दिखाने के लिए एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट और सिंबल का यूज़ किया गया था। जैसे लिबर्टी को दिखाने के लिए रेड कैप और ब्रोकन चेन का इस्तेमाल किया गया। आप लोगों ने भी अपने डेली लाइफ में और बहुत सारी जगहों पे देखा होगा कि जस्टिस को शो करने के लिए भी फीमेल फिगर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी आँख में पट्टी बंधी होती है और वो एक तराजू को अपने हाथ में रखी होती है, ताकि वो लोगों के साथ न्याय कर सके। ओके, तो इसी तरीके की प्रस्तुति उस समय भी हुई। ठीक है, फीमेल फिगर को दिखाया गया। फ्रांस में फीमेल फिगर को प्रस्तुत किया गया नेशन के तौर पे 19th सेंचुरी में। ओके, उस फीमेल फिगर का नाम था क्रिश्चियन मारियान। ये क्रिश्चियन नाम को चुना गया था, जो कि लोगों के अंदर नेशन को सिंबलाइज कर सके, प्रस्तुत कर सके, जो कि लोगों को बता सके कि लिबर्टी और रिपब्लिक, गणतंत्र और आज़ादी क्या है। इसी कारण इन चीज़ों को दिखाने के लिए वापस रेड कैप, ट्राई कलर फ्लैग और कलगी का इस्तेमाल, मतलब सर पे क्राउन का इस्तेमाल किया गया। स्टैच्यू ऑफ मारियान को पब्लिक स्क्वायर, मतलब सार्वजनिक जगहों पे चौक में लगाया गया, ताकि लोग बार बार देख सके और उसे आइडेंटिफाई कर सके, एज अ नेशन के तौर पे आइडेंटिफाई कर सके, और वो जान सके कि हमारा देश जो है वो यूनाइटेड है, वो एकजुट है, और किसके लिए काम कर रहा है, वो देश के लिए काम कर रहा है, एक नेशन के लिए काम कर रहा है। इस इमेज को बहुत से कॉइन्स और स्टैम्प पे भी प्रस्तुत किया गया। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से स्टैम्प को, रिपब्लिक नेशन को
जो फीमेल फिगर है उसको रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रस्तुतिकरण विजुअलाइजेशन हुआ नेशन का। ऐसे ही जर्मेनिया मतलब जर्मन नेशन को फीमेल फिगर पे दिखाया गया है। हम यहाँ पे फिगर देख सकते हैं। ओके, तो ये जो फीमेल फिगर है इसको हम देख सकते हैं, ये है वो फीमेल फिगर। ठीक है, तो इस फीमेल फिगर पे हम देख सकते हैं कि जर्मेनिया ने क्या पहन के रखा है, पत्तियों से बना, ओक लीफ से बना हुआ क्राउन पहन के रखा है, और वो एक हीरोइज्म मतलब ताकत का प्रतीक है, क्योंकि हमने जर्मन की यूनिफिकेशन में देखा कि किस तरह से ताकत का उपयोग किया गया था। तो ये तलवार हमको वो चीज़ें दिखाती है, ये तलवार हमको वो चीज़ दिखाती है कि किस तरीके से फीमेल फिगर को दिखाया गया था। ओके स्टूडेंट, हम यहाँ मीनिंग देख सकते हैं कि किस किस की मीनिंग क्या क्या थी और क्या सिग्निफिकेंस है। जैसे ब्रोकन चेन की मीनिंग क्या थी, ठीक है, ब्रेस्ट प्लेट और ईगल का सिंबल क्या था, क्राउन ऑफ ओक ट्री, ये सारी चीज़ें हम लोग को ऑलरेडी इस चार्ट में दी गई है। कुछ एक्टिविटीज़ है जो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। ओके स्टूडेंट, तो अब हम नेक्स्ट पार्ट में आते हैं इस चैप्टर के। ये सारी एक्टिविटीज़ हो चुकी है, हमने कर चुके हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में आते हैं चैप्टर के, वो है नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म। नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म। नेशनलिज्म का मतलब हम जान गए राष्ट्रवाद, इम्पीरियलिज्म का मतलब होता है कि साम्राज्यवाद। तो हुआ यूँ कि 19th क्वार्टर मतलब लास्ट 19 सेंचुरीज़ में आते आते नेशनलिज्म अपनी पूरी तरीके से मीनिंग खो चुका था। अब वो आइडियलिस्टिक लिबरल डेमोक्रेटिक नहीं रहा, बल्कि अब ये नेशनलिस्ट फीलिंग कुछ छोटी सोच वाले जो अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपना फ़ायदा देखते थे, ये लोगों के हाथ की कठपुतली बन गया। वे नेशनलिज्म को बिल्कुल ही अलग तरीके से देखने लगे। ओके स्टूडेंट, फिर हुआ क्या, किस तरीके से नेशनलिज्म की फीलिंग बदली और किस तरीके से वो किस रूप में अब नेशनलिज्म को देखे जाने लगा। नेशनलिस्ट जो ग्रुप थे वो अब कमज़ोर हो गए। ठीक है, उनमें इनटॉलरेंस ज़्यादा बढ़ गया और वो अब युद्ध के ज़रिए, लड़ाई के ज़रिए नेशनलिज्म फीलिंग को बढ़ाने लगे या उसका फैलाव करने लगे। खासकर यूरोपियन पावर्स, वे पूरी तरीके से नेशनलिस्ट को मैनिपुलेट करके अपने खुद के फ़ायदे के लिए एक अपने आप को विकसित करने के लिए वे साम्राज्यवाद को बढ़ावा देने लगे। नेशनलिस्ट जो फीलिंग थी, नेशनलिज्म था, वो इम्पीरियलिज्म से जुड़ने लगा, मतलब राष्ट्रवाद साम्राज्यवाद से जुड़ने लगा। तो ये घटना हमें 1871 में बाल्कन में हुई घटना से समझ में आती है कि किस तरह से नेशनलिस्ट जो टेंशन था वो साम्राज्यवाद के तौर पे बाल्कन में होने लगा। हम बाल्कन का पहले जोग्राफिकली रीज़न जान लेते हैं कि किस तरीके से वो बटा हुआ है। वो जोग्राफिकली और एथनिक वेरिएशन से भरा हुआ था। वो आज के मॉडर्न डे में रहने वाले रोमानिया, बल्गेरिया, अल्बानिया, ग्रीक और ऐसे बहुत से अलग अलग समुदाय, व कम्युनिस्ट, साइबेरिया, स्लोवेनिया, इस तरीके से बहुत से छोटे छोटे स्टेट में बटा हुआ था और वहाँ के रीति रिवाज हर एक चीज़ों से वो बटा हुआ था। वह बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ थी। ठीक है, इनकी जो बॉर्डर्स थी और इनको जो कॉमन चीज़ जोड़ा करती थी, वे अपने आप को क्या कहते थे, साल्वा कहते थे। क्या कहते थे, स्लाव। वे अपने आप को स्लाव कहा करते थे। तो ये जो बाल्कन का क्षेत्र था वो ओटमन एम्पायर के तहत आता था। इसके बारे में भी हमने 9 चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो ओटमन एम्पायर के अंदर बाल्कन का क्षेत्र आता था। तो सबसे पहले बाल्कन में रोमांटिक नेशनलिज्म फीलिंग जागृत हुई और वो किसी भी तरीके से ओटमन एम्पायर से एक्सप्लॉइट होने से अपने आप को बचाना चाहते थे और इन्होंने नेशनलिस्ट फीलिंग के द्वारा वहाँ विद्रोह करना शुरू किया। ठीक है, तो 19th सेंचुरी में ओटमन
ने अपने आप को मजबूत करने के लिए, नेशनलिज्म से अपने आप को बचाने के लिए बहुत से मॉडर्नाइजेशन तरीके और इंटरनल रिफॉर्म किए, पर वो सक्सेस नहीं हो पाए, वे कमज़ोर रहे, वो बहुत ही कम सक्सेसफुल रहे। तो इस तरीके से एक के बाद एक यूरोपियन नेशनलिस्ट लोगों ने अपना कंट्रोल बाल्कन पे स्थापित किया और अपने आप को आज़ादी के लिए डिक्लेयर कर लिया। वे आप चाहते थे कि आज़ाद हो, फ्रीडम पाए। और ये जो आज़ादी है वे पॉलिटिकल राइट्स और नेशनलिटी से भरी हुई हो। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि अपने इतिहास को ये बताया, अपने इतिहास को उजागर किया और ये बताया कि हमारा जो इतिहास है वो आज़ाद था, हम पहले आज़ाद थे, पर फॉरेन पावर के आ जाने के बाद हमने अपनी आज़ादी खो दी और हम एक गुलाम बन करके बाल्कन में रहने लगे। तो बाल्कन में इस तरीके से स्ट्रगल शुरू हुआ और ये आज़ादी लंबे समय तक चलने वाली स्थापित हो गई। तो वहाँ पे जो रहने वाले स्लाविक जो लोग थे, डिफरेंट स्लाविक लोग थे, वो अपने नेशनल स्ट्रगल्स को आइडेंटिफाई करने लगे, आज़ादी पाने के लिए वे हर तरीके की कोशिश करने लगे। और इस कोशिश में एक बड़ी मुसीबत ये थी कि जो बाल्कन जो लोग थे वे आपस में एक दूसरे से जलते थे, वे किसी न किसी तरीके से अपनी टेरिटरी को एक्सपांड करना चाहते थे। जितने भी हमने अभी ऊपर में नेम पढ़े हैं ये वाले, ये जितने भी राज्य थे, ये जितने भी राज्य हमने पढ़े हैं ऑलरेडी, ठीक है, ये जो जितने भी राज्य हमने पढ़े हैं, ये राज्यों के जो राज थे वो अपनी टेरिटरी बढ़ाना चाहते थे, ठीक है। इस राज्य जो थे अपनी टेरिटरी बढ़ाना चाहते थे। तो इस टेरिटरी को बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया, आपस में युद्ध करने लगे। वे अपनी टेरिटरी को बढ़ाने लगे और आपस में युद्ध करने लगे और किसी भी तरीके से वे अपने आप को स्वतंत्र घोषित करना चाहते थे। और इस तरीके से ये बाल्कन जो था वो ताकतवर लोगों के हाथ की कठपुतली बन गया। जो बिग पावर ऑफ राइवलरी थी उनके हाथ की कठपुतली बन गया। और इस तरीके से जो बिग राइवलरी लोग थे वे यूरोपियन पावर की मदद लेने लगे। पहले तो वे ट्रेड के माध्यम से मदद लिए ताकि वो अपने आप को विकसित कर सके, फिर वहाँ पे कॉलोनी रूल स्थापित हुआ और इस तरह से नेवल और आर्मी की मदद से वे चाहते थे कि बाल्कन जो है उनके राइवलरी जो लोग हैं मजबूत स्थिति में जो वहाँ के स्टेट है वे उनमें कंट्रोल कर सके, ठीक है। और यहीं पर मौका मिल गया बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ को बाल्कन में घुसने का और वहाँ पे अपनी सत्ता स्थापित करने का, ठीक है। क्योंकि बाल्कन में होने वाली जितनी भी परिस्थिति थी, जो प्रॉब्लम्स थी, अब वो लोगों के सामने आने लगी, है कि नहीं। क्योंकि इस चीज़ को इस तरह से समझ सकते हैं कि घर की लड़ाई घर तक रहे तो ही सीमित है, लेकिन जब बाहर वालों का टोका टाकी है, बाहर वाले लोग को हम जब अपने घर के घर पे इन्वॉल्व कर लेते हैं बाहर घर की लड़ाई पे, तो मौका मिल जाता है बाहर वालों के घर में घुसने का। तो यही स्थिति हुई बाल्कन की और बाहर वालों को मौका मिल गया कि वो अपनी सत्ता स्थापित कर सके। तो इसमें रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी ने अपनी अपनी पावर स्थापित करी और बाल्कन को हड़पना शुरू कर लिया। बाल्कन में अपनी जो एरिया है उस पर कंट्रोल करना उन्होंने शुरू कर दिया। और ये स्थिति हम लोगों को उस समय लेकर के आ गई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पे। तो बाल्कन की हमने परिस्थिति देखी किस तरीके से बाल्कन आपस में लड़ा और फिर लोगों को मौका मिल गया उसके अंदर घुस करके वहाँ कंट्रोल स्थापित करने का। और ये कंट्रोल हम लोग को कहाँ लेकर आ गया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लेकर के आ गया, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल था नेशनलिस्ट और इम्परलाइजेशन को समझने का, ठीक है। साम्राज्यवाद किस तरीके से हावी होने लगा नेशनलिज्म के ऊपर। पर 1924 में ये नेशनलिज्म फीलिंग जो राष्ट्रीय साम्राज्यवाद इम्परलिज्म से घिरी हुई थी, ये यूरोप के डिज़ास्टर का कारण बनने लगी, ठीक है। तो हुआ क्या, बहुत सी कंट्री जो थी वो यूरोपियन कॉलोनाइजेशन के अंडर आती थी, उसमें से इंडिया भी एक थी, ठीक है। इंडिया में भी कॉलोनियल रूल था। 19वीं सेंचुरी की शुरुआत होते होते वे इस साम्राज्यवाद को, इम्पीरियलिज्म को डोमिनेट करने लगे, उसका बहिष्कार करने लगे। वे चाहने लगे कि जो नेशनलिस्ट फीलिंग स्टार्टिंग में थी, राष्ट्रवाद
जो स्टार्टिंग में था वैसे ही होना चाहिए। और इस तरीके से एंटी इम्पीरियल मूवमेंट जहाँ शुरू होने लगे, डेवलप होने लगे बहुत सी कंट्रीज़ में जहाँ पे यूरोपियन कॉलोनीज थी, ठीक है। और ये जो एंटी इम्पीरियल मूवमेंट था वही वापस नेशनलिस्ट या नेशनलिज्म के तौर पे देखा जाने लगा, क्योंकि ये जो स्ट्रगल था वो आज़ादी का था, इंडिपेंडेंस का था, एक नेशन स्टेट का था, ठीक है। वो चाहते थे कि उनका राज्य जो है वो राष्ट्रवाद की तौर पे आगे बढ़े, नेशनलिस्ट फीलिंग वहाँ पर आए, ठीक है। तो ये जो कलेक्टिव नेशनल यूनिटी थी, इसके कारण इम्पेरियलिज्म, साम्राज्यवाद कमज़ोर होने लगा, वो अपनी फॉर्मेशन खोने लगा, ठीक है। और यूरोपियन जो आइडिया था नेशनलिज्म का वो अब कहीं पे भी उनके सामने नहीं टिक पाया। और इस तरीके से जो नेशन स्टेट है वो नेचुरल तौर पे, यूनिवर्सल तौर पे सब जगह एक्सेप्ट होने लगा। अब लोग जानने लगे कि नेशनलिज्म है क्या, राष्ट्रवाद है क्या, और ये साम्राज्यवाद से बहुत ही अलग है। तो नेशनलिज्म इस तरीके से इंडिया में भी आया और इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ हमारा ये चैप्टर पूरी तरीके से ख़त्म होता है। होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे पर्सनल नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या जो यूट्यूब लिंक है उसके कमेंट सेक्शन में जा कर के आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर सकूँ। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। स्टे एट होम एंड स्टे सेफ।